बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और बखैर आफियत होंगे। बिग डेटा का 8 वीक का जो कोर्स था उसका 5वां वीक आज स्टार्ट करने में जा रहा हूँ। और जो आज का हमारा लेक्चर है उसका टॉपिक बेसिकली क्या है कि हडूप्स सीक्रेट रेसिपी, कि हडूप का जो HDFS का आर्किटेक्चर है वो क्यों इतना सक्सेसफुल है और उसके अंदर जो मेन कंपोनेंट्स हैं वो किस तरह अहम किरदार अदा करते हैं HDFS के आर्किटेक्चर के अंदर, पैरेलल कंप्यूटिंग के अंदर वो किस तरह सक्सेसफुल हैं और किस तरह आपस में कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं। तो जो हडूप का HDFS आर्किटेक्चर है उसके बारे में हम कि हाउ जॉब ट्रैकर, टास्क ट्रैकर एंड सेकेंडरी नेम नोड वर्क टुगेदर, ये किस तरह आपस में एक हार्मोनाइज नेचर के अंदर एक दूसरे के साथ काम करते हैं और फाइनल आउटपुट HDFS या यूज़र को फाइनल जो एग्रीगेटेड आउटपुट या एनालिसिस है डेटा का वो किस तरह प्रोवाइड करते हैं, कीपिंग इन द माइंड द आर्किटेक्चर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग या HDFS आर्किटेक्चर। अच्छा, एजेंडे हम लेक्चर का स्टार्ट करने से पहले हम आज का एजेंडा देख लेते हैं कि एजेंडे में क्या है। कि हम थोड़ा सा पिछला जो हमने लेक्चर देखा था उसमें हम उसका थोड़ा सा रिकैप कर लेंगे और हम फिर देखेंगे जॉब ट्रैकर बेसिकली क्या है, टास्क ट्रैकर क्या है, सेकेंडरी नेम नोड क्या है, जॉब ट्रैकर का बेसिकली क्या फंक्शनैलिटी है, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, रोल क्या है, वो थ्रू आउट अपनी लाइफ साइकिल के अंदर कौन कौन से काम सर अंजाम देता है जॉब ट्रैकर। इसी तरह टास्क ट्रैकर के बारे में भी हम देखेंगे कि टास्क ट्रैकर का लाइफ साइकिल क्या है, उसको थ्रू आउट अपनी जो उसकी लाइफ साइकिल है उसमें कौन कौन से प्रोसेसेस करने पड़ते हैं। और इसी तरह सेकेंडरी नेम नोड के बारे में भी देखेंगे कि इसका क्या की रोल है अगर सेकेंडरी नेम नोड ना हो तो, और अगर कोई नेम नोड के अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो किस तरह सेकेंडरी नेम नोड उसे रिकवरी की तरफ लेकर जाता है। तो इस जो एजेंडे के बाद हम डेफिनेटली एक हमारा और भी फॉर्मेट है कि हम एक लाइफ लेसन भी लेते हैं और हम एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर हम बॉब प्रॉक्टर का एक मोटिवेशनल छोटी सी स्पीच हम देखेंगे। अच्छा, हमने लास्ट लेक्चर में जो चीज़ें कवर की थी उसमें हमने ये देखा था कि हमने नेम नोड के बारे में डिस्कस किया था, डेटा नोड्स के बारे में डिस्कस किया था और HDFS क्लाइंट के बारे में डिस्कस किया था। और ये सिर्फ हार्डवेयर लेवल के ऊपर चीज़ें थी कि नेम नोड बेसिकली एक मशीन होती है और इसी तरह फिर हम डेटा नोड की डिफरेंट मशीन्स होती हैं। हमने ये भी डिस्कस किया था कि नेम नोड जिस भी मशीन के ऊपर रन कर रहा होता है या जिस भी मशीन को हम नेम नोड बनाते हैं वो कंपैरेटिवली अच्छी स्पेसिफिकेशन की रखी जाती है एज़ कम्पेयर टू डेटा नोड। डेटा नोड जो हैं वो हम कमोडिटी हार्डवेयर्स भी यूज़ कर सकते हैं, थोड़ा लो स्पेक्स की भी डेटा हम नोड यूज़ कर सकते हैं। और इसी तरह HDFS क्लाइंट के बारे में बताया था कि HDFS क्लाइंट क्या है, बेसिकली एक यूज़र इंटरफेस है जिसके थ्रू जो यूज़र है वो अपने डेटा को सबमिट करता है नेम नोड को विद स्प्लिट्स, कि उसके स्प्लिट्स, क्योंकि 1 टेराबाइट की फ़ाइल आप रैम के अंदर लोड नहीं कर सकते, इसीलिए उसको स्प्लिट्स में करके और नेम नोड फिर उन स्प्लिट्स का ट्रैक रखता है और वो सारे जो स्प्लिट्स हैं उनको इन डेटा नोड्स के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। अब वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करता है, उसके बैक एंड पे प्रोसेस क्या चल रहा होता है, वो आज हम देखेंगे आज के लेक्चर में, ठीक है। तो अभी तक हमने जो लास्ट लेक्चर में सिर्फ हार्डवेयर लेवल तक चीज़ें डिस्कस की थी और हमने एक लाइब्रेरियन की एनालॉजी भी देखी थी कि किस तरह एक अगर कोई डोनेट करता है बुक्स तो एक लाइब्रेरी को, तो लाइब्रेरियन क्या करता है, वो उस बुक की कॉपीज़ मुख्तलिफ़ लाइब्रेरीज़, अगर मुख्तलिफ़ सिटीज़ के अंदर उसकी ब्रांचेज़ हैं तो वहाँ पर भी उस बुक की जो कॉपीज़ हैं वो रेप्लिकेट कर देता है और अपने पास जो बुक लॉग होता है उसमें अपडेट करता है। तो कोई भी पर्सन आता है तो वो अगर उसे कोई भी लाइब्रेरी से किसी को कोई बुक चाहिए होगी तो वो लाइब्रेरियन क्या करेगा, वो उस अपने जो बुक लॉग्स है उसके अंदर देखेगा कि ये बुक किस किस जगह पर पड़ी हुई है। तो हमने इसकी नॉलेज दी। तो लाइब्रेरियन जो था वो एज ए नेम नोड बिहेव कर रहा था और बाकी जो लाइब्रेरीज डिफरेंट सिटीज़ के अंदर थी वो एज ए डेटा नोड के तौर पर बिहेव कर रही थी। उसी आर्किटेक्चर को बेसिकली यहाँ पर भी डिस्कस किया गया। जिस तरह मैंने बताया कि हमने ये चीज़ें हार्डवेयर लेवल पे डिस्कस की थी, तो आज जो हम चीज़ें देख रहे होंगे वो बेसिकली ये देख रहे होंगे कि हर इस हार्डवेयर लेवल पे प्रोसेसेस कौन कौन से चल रहे होते हैं, किस तरह डेटा स्प्लिट होता है
और वो कौन स्प्लिट कर रहा होता है, उसमें कौन सा प्रोसेस चल रहा होता है। इसी तरह डेटा नोड पे देखेंगे डेटा नोड पे कौन से प्रोसेसेस चल रहे होते हैं। तो जो नेम नोड है उसके ऊपर जो प्रोसेस चल रहा होता है वो बेसिकली जॉब ट्रैकर होता है। तो जॉब ट्रैकर को हम सबसे पहले इसमें देख लेंगे। उस जॉब ट्रैकर पे जाने से पहले जो हमने इस आर्किटेक्चर के अंदर एक चीज़ मिसिंग थी कि अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे डेटा नोड क्रैश हो जाता है तो इस डेटा की रेप्लिकेशन, फॉर एग्जांपल ये ग्रीन जो ब्लॉक है ये डेटा स्प्लिट करके उसकी रेप्लिकेशन हमने डिफरेंट डेटा ने, अगर ये वाला डेटा नोड फर्स्ट वन, अगर दिस वन लेफ्ट मोस्ट पे जो है, अगर ये डेटा नोड क्रैश होता है तो डेफिनेटली इस जगह पर जो डेटा नोड है इसकी रेप्लिकेशन ग्रीन कलर की यहाँ पर पड़ी हुई है। तो डेटा नोड की तो जो है वो सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर नहीं है, लेकिन अगर नेम नोड फेल हो जाता है तो ये पूरा HDFS आर्किटेक्चर कोलैप्स हो सकता है। तो इस पिक्चर के अंदर एक चीज़ मिस थी, और वो कौन सी पिक्चर मिस थी, वो थी सेकेंडरी नेम नोड। कि फाइल जो नेम नोड है उसका एक हमने सेकेंडरी नेम नोड भी रखा होता है कि अगर नेम नोड क्रैश हो जाए तो वो अपने आप को दोबारा से रिकवर कर सके नेम नोड, कहाँ से, सेकेंडरी नेम नोड से। तो ये वो सेकेंडरी नेम नोड है। तो सेकेंडरी नेम नोड से वो कैसे नेम नोड रिकवर होता है आज हमने उसका भी थोड़ा सा ओवरव्यू देखेंगे। अच्छा, जिस तरह हमने बात की कि नेम नोड के ऊपर हम ये देखेंगे कि कौन से प्रोसेसेस सॉफ्टवेयर लेवल पे देखेंगे कि कौन कौन से प्रोसेसेस रन हो रहे हैं। तो नेम नोड पे जो प्रोसेस रन हो रहा होता है उसको कहते हैं जॉब ट्रैकर। आप जॉब ट्रैकर को बिल्कुल ऐसे ही समझ सकते हैं जैसे हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, जैसे हमारा विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो ये होती है कि आपने जो भी एप्लीकेशन चल रही है उसको हार्डवेयर रिसोर्सेज असाइन करना। अगर मैं कहता हूँ मेरी ये पावर पॉइंट की स्लाइड चल रही है तो ये पावर पॉइंट की स्लाइड को CPU के ऊपर CPU एलोकेट करना, इसको रैम एलोकेट करना, और कब कौन सा प्रोसेस चलाना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई और प्रोसेस ओपन कर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं अगर कहता हूँ ये CMD मैंने ओपन कर लिया, तो अब इसको जो रैम के अंदर लोड करना और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, किस प्रोसेस को पहले टाइम देना है, किसको बाद में टाइम देना है, तो ये सारा काम कौन कर रहा होता है, ये बेसिकली बैक एंड पे ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा होता है। ठीक है, जैसे कि लाइनक्स या विंडोज़ वगैरह। बिल्कुल उसी तरह अगर आप इसकी ऑपरेटिंग सिस्टम की एनालॉजी लें तो बिल्कुल उसी तरह जो जॉब ट्रैकर है, जॉब ट्रैकर भी नेम नोड के अंदर बिल्कुल एक रिसोर्स एलोकेटर या ऑपरेटिंग सिस्टम का काम कर रहा होता है कि अगर यूज़र ने जो स्प्लिट जो फाइल दी है, जो फाइल उसने प्रोसेस करने के लिए HDFS क्लस्टर को दी है, उसको स्प्लिट करके उसकी ट्रैकिंग रखना कि किस डेटा नोड के ऊपर मैंने कौन सा ब्लॉक रखना है या कौन सी स्प्लिट रखनी है। इसके अलावा जो नेम नोड है उसके ऊपर जो जॉब ट्रैकर रन हो रहा है उसका ये भी काम होता है कि उसको फाइल नेम कोई देना, उसको ब्लॉक ID देना, उसको कोई प्रोसेस ID भी असाइन करना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको अगर यहाँ पे अगर हम टास्क मैनेजर ओपन करें तो जैसे ये टास्क मैनेजर होता है तो ये मेरे सारे प्रोसेसेस यहाँ पे चल रहे हैं। ठीक है, तो अगर मैंने ये देखना है कि इसकी कौन सी प्रोसेस ID है चल रही, तो फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की जो प्रोसेस ID है वो 18,896 है। ठीक है, तो ये जो 18,896 ये कौन असाइन कर रहा है इसको प्रोसेस ID, ये PID मीन प्रोसेस ID, वो कौन असाइन कर रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम असाइन कर रहा है। तो इसी तरह जो स्प्लिट्स होंगी, जो डेटा यूज़र, ये जो क्लाइंट है, ये यूज़र डेटा देगा नेम नोड को, उनको जो ब्लॉक IDs असाइन करने का काम भी वो किसका है, जॉब ट्रैकर का है। तो जॉब ट्रैकर ना ये सब काम कर रहा होता है कि उसको फाइल नेम देना, फाइल की परमिशंस देना कि किस यूज़र को मैंने कौन सा ब्लॉक की परमिशन देनी है, रीड राइट की एक्सेस देनी है, और उसको प्रोसेस IDs या ब्लॉक IDs वो असाइन करना और ब्लॉक की लोकेशन असाइन करना और उनकी कितने रेप्लिकाज बनाने हैं, ये सब कौन डिसाइड कर रहा होता है, नेम नोड के ऊपर। नेम नोड के ऊपर ये जो चीज़ डिसाइड कर रहा होता है वो होता है जॉब ट्रैकर।
तो जॉब ट्रैकर को हम एक दफ़ा पढ़ लेते हैं कि जॉब ट्रैकर बेसिकली क्या काम कर रहा है। जॉब ट्रैकर इज़ द मास्टर डीमन। डीमन क्या चीज़ होती है? डीमन एक ऐसे प्रोसेस को कह रहे होते हैं जो बैक एंड पे चल रहा होता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो हमारा टास्क मैनेजर है, इसमें बहुत से प्रोसेसेस ये बैक एंड पे ये चल रहे हैं, बैकग्राउंड प्रोसेसेस, ठीक है। तो हम इन सारे प्रोसेसेस को क्या कह देते हैं? ये डीमन्स हैं, ठीक है, जो डायरेक्टली यूज़र के इंटरेक्शन में नहीं आ रहे होते लेकिन बैक एंड पे काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो जॉब ट्रैकर का बेसिकली क्या काम है कि जॉब ट्रैकर डीमन रिस्पॉन्सिबल फॉर रिसोर्स मैनेजमेंट एंड स्केजुलिंग। जिस तरह मैंने बताया कि ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेसेस की स्केजुलिंग का भी काम कर रहा होता है कि किस प्रोसेस को कितना टाइम देना है, किसको वेट के अंदर रखना है, कौन सा प्रोसेस आयो बाउंड है, किसमें इनपुट आउटपुट ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन किया हुआ है तो उसके अंदर ज़ाहिर बात है कीबोर्ड की इनपुट्स काफ़ी जा रही होंगी, तो वो सीपीयू पे कम टाइम गुजारेगा, वो ज़्यादा टाइम इनपुट आउटपुट के अंदर लगा रहेगा, ठीक है। तो ये डिटेक्ट करना, फिर जो इस किस्म की रिसोर्स मैनेजमेंट और प्रोसेस को स्केजुलिंग का जो काम है, मैप रिड्यूस जॉब, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो वो सारा काम जो क्लस्टर के ऊपर कर रहा होता है, ये रिसोर्स मैनेजमेंट कर रहा होता है, ये सब काम किसके हैं? जॉब ट्रैकर के हैं। तो जॉब ट्रैकर की एनालॉजी आपने क्या लेनी है? ऑपरेटिंग सिस्टम की लेनी है। जिस तरह एक सिस्टम के ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम सारे रिसोर्सेज को मैनेज कर रहा होता है, प्रोसेस आईडी असाइन कर रहा होता है, उनके बैकलॉग्स मेंटेन कर रहा होता है, लॉग्स मेंटेन कर रहा होता है, वो सारी चीज़ें जिस तरह ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है, उसी तरह इस पूरे आर्किटेक्चर के अंदर पूरे जो हमारा क्या कहते हैं ये HDFS का आर्किटेक्चर है, उसके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो काम अदा कर रहा होता है वो जॉब ट्रैकर होता है। तो जॉब ट्रैकर इज द मास्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिसोर्स मैनेजमेंट एंड स्केजुलिंग, मैप रिड्यूस जॉब टू रन ऑन द Hadoop cluster, कीप ट्रैक टू मैप रिड्यूस टास्क प्रोग्रेस एंड कोऑर्डिनेट एंड एग्जीक्यूशन ऑफ जॉब। तो जॉब ट्रैकर के बारे में उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ आ गई होगी। अब हम मूव करते हैं टास्क ट्रैकर। अब जो टास्क ट्रैकर बेसिकली क्या है? इज द वर्कर टीम दैट रन ऑन ईच डेटा नोड, इट एग्जीक्यूट द टास्क मैप एंड रिड्यूस एज डायरेक्टली टू द जॉब ट्रैकर एंड सेंड स्टेटस टू दी। अब जो इस जगह पर जो चीज़ें एक्चुअली प्रोसेस करके दे रहा होता है, जो डेटा को एनालाइज करके, जो एग्रीगेट करके दे रहा होता है डेटा नोड के ऊपर, जो हमारा जो एक्चुअली कोड होता है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ, अगर मैं एक एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल दिस वन, अगर मैं इसको कॉपी कर लूँ, एक मिनट रखिएगा, कंट्रोल C, कंट्रोल V, कंट्रोल अच्छा मैं इसको कॉपी भी कर लेता हूँ ताकि मैं, अब जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरा एक डेटा है, ठीक है, सेल्स का मेरे पास डेटा है, और मैंने इसको जो प्रोविंस वाइज मैंने इसको स्टोर करके रखा हुआ है, ठीक है। तो ये काउंट करना कि जितनी इस्लामाबाद की सेल्स हैं, अगर फॉर एग्जांपल ये टेराबाइट्स में डेटा है, ठीक है, ये टेराबाइट्स में डेटा है, तो मैं इसकी क्या करूँ, स्प्लिट करके मैंने इसको डेटा नोड के ऊपर रेप्लिकेट कर लिया, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने इसको डेटा नोड के ऊपर रेप्लिकेट कर लिया। अब डेटा नोड के ऊपर जब ये डेटा आ गया, एक्चुअल डेटा मैंने जिस तरह बताया था कि नेम नोड पर एक्चुअल डेटा नहीं पड़ा हुआ था, नेम नोड पे सिर्फ मेटा डेटा पड़ा हुआ था, उस फाइल का नाम पड़ा होता है, प्रोसेस आईडीज़ पड़ी होती हैं, परमिशंस पड़ी होती हैं, लेकिन एक्चुअल डेटा आपका डेटा नोड पे पड़ा होता है। तो जो डेटा नोड के ऊपर डेटा पड़ा हुआ है, अब मैंने उसको प्रोसेस करना है कि इस डेटा नोड के ऊपर जो डेटा है, जो स्प्लिट है, फॉर एग्जांपल ये स्प्लिट है, तो मैं चाहता हूँ कि सारे इस्लामाबाद बलूचिस्तान की जो टोटल सेल्स है वो मुझे आ जाए। तो वो ये जो लॉजिक होगी, जो कि मुझे इस्लामाबाद की सारी ये सेल्स अमाउंट को ग्रुप बाय करके जो मुझे दिखा दे, तो वो जो लॉजिक है ग्रुप बाय की, ठीक है, जो ग्रुप बाय की क्यूरी है, वो बेसिकली क्या होगी, वो इस डेटा नोड पर पड़ी होगी, वही इस डेटा नोड पे भी पड़ी होगी, इस डेटा नोड पे भी पड़ी होगी, इस डेटा नोड पे भी पड़ी होगी, और इस डेटा नोड। वो कोड रन करने का जो काम है वो कौन कर रहा होगा? टास्क ट्रैकर कर रहा होगा। तो टास्क ट्रैकर का बेसिकली क्या काम है? डेटा नोड के ऊपर जाना और वहाँ पे जो यूज़र ने कोड मैपर के थ्रू, ठीक है, ये मैपर हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे, तो मैपर के थ्रू जो भी कोड
यूज़र ने दिया होगा, जो बनाया होगा, अपना मैपर लिखा होगा, वो बेसिकली इस डेटा नोड के ऊपर आ गया होगा और वो मैपर और लोकल डिस्क के अंदर जो वो एक्चुअल डेटा पड़ा होगा वो मैपर उस डेटा के ऊपर रन करके तो हमें रिजल्ट्स की वैल्यू की फॉर्म में दे देंगे। फॉर एग्जांपल दोबारा मैं इसको बता देता हूँ, ये डेटा है और इसके ऊपर क्या है, एक मैपर का कोड पड़ा हुआ है, ठीक है, इसी मशीन के ऊपर, ठीक है। इसको कंट्रोल एक्स इस जगह पे लिख लेते हैं। एक मैपर का कोड है और वो मैपर का कोड किस में लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जावा के अंदर मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। जावा के अंदर मैंने मैपर का कोड लिखा हुआ है और वो मैपर का कोड बेसिकली क्या कर रहा है कि मैं कहता हूँ कि प्रोविंस वाइज टोटल सेल्स, ठीक है, वो मुझे कैलकुलेट कर दे। ये लॉजिक मैंने इस मैपर के अंदर रखी हुई है और ये मैपर का कोड कहाँ पे पड़ा हुआ है, वो मैपर का कोड इस डेटा नोड पे भी पड़ा हुआ है, इस पे भी पड़ा हुआ है, इस पे भी पड़ा हुआ है और इन सब के ऊपर पड़ा हुआ है। और जो ये डेटा है जो हमने स्प्लिट टेराबाइट्स के ऊपर डेटा पड़ा हुआ था, ये भी हमने रेप्लिकेशन करके वहाँ पे रखा हुआ है। तो ये मैपर का कोड चलता है और ये डेटा उठता है और इसको किस फॉर्म में आउटपुट ये दे देता है, की वैल्यू की फॉर्म में दे देता है। एक की होती है, अभी हम देखते हैं की क्या चीज़ है, और वैल्यू, ठीक है, वैल्यू की फॉर्म में। अब इसमें की क्या है, जो यूनिक है, मीन्स के इस्लामाबाद और इसी तरह गिलगित और जितनी इसमें से यूनिक आईडीज़ हैं, ठीक है, यूनिक फॉर एग्जांपल इसमें कौन, गिलगित बल्तिस्तान, सिंध, बलोचिस्तान, आज़ाद कश्मीर, ठीक है, यूँ करके सारी वैल्यूज़ हैं। तो वो क्या कर देगा, इसके अगेंस्ट इस्लामाबाद की सारी सेल्स को सम करके यहाँ पे लिख देगा। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 5,000 और इसकी आई है 8,000, इन सब को सम करके। सिंध की आई है 9,000, बलोचिस्तान की आई है 98,000 और आज़ाद कश्मीर की मैं कहता हूँ 65,000 फॉर एग्जांपल। तो ये जो मैपर होगा वो इसकी वैल्यू की फॉर्म में हमें क्या कर देगा, आउटपुट दे देगा। तो ये फाइनल आउटपुट होगी, ठीक है। और ये किसी जगह पर भी नहीं पड़ी होगी, ये आगे हमारे इंटरमीडिएट जो डेटा है इसके अंदर ही ये आउटपुट रहेगी। अभी इसको किसी जगह पर भी सेव नहीं करवाया जाएगा, ये रैम के अंदर कैलकुलेशन हो रही हैं। ये मैप की जितनी कैलकुलेशंस बताई हैं कि ये मैपर का कोड होगा और ये जो प्रोविंस वाइज ये की वैल्यू की फॉर्म में ये आउटपुट दे देगा। तो इसकी आउटपुट जो है ये बेसिकली कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, इस सब का टास्क ट्रैकर इस सब का रिस्पॉन्सिबल होगा, जो इसके ऊपर कोड रन करेगा और इसकी की जो आउटपुट है की वैल्यू की फॉर्म में वो अपने पास यहाँ पे स्टोर कर लेगा। और ये किसी भी जगह पे अभी HDFS के ऊपर नहीं राइट किया, ठीक है, ये कैलकुलेशन अभी ये अपने पास ही लोकली सेव करते रहते हैं यहाँ पर, ठीक। अच्छा, तो हमें ये पता चल गया कि जॉब ट्रैकर का क्या काम है और फिर हमने देखा टास्क ट्रैकर का क्या काम है। टास्क ट्रैकर बेसिकली क्या करता है, इट एग्जीक्यूट द टास्क मैप एंड रिड्यूस एज डायरेक्टेड बाय द जॉब ट्रैकर। जो जॉब ट्रैकर ने टास्क असाइन किए हैं कि इसको आपने जो एग्रीगेट करना है और मैप वगैरह चलाना है, ये सब चीज़ें ये कौन, जॉब ट्रैकर ने इसको काम असाइन किया है। और टास्क ट्रैकर का काम क्या है कि वो उस जॉब को परफॉर्म करता है और की वैल्यू की फॉर्म के अंदर आउटपुट दे देता है, ठीक है। यहाँ तक यकीनन आप लोगों को बात समझ आ गई होगी। अच्छा, अभी हम इसको मज़ीद भी डिटेल में देखेंगे कि डिटेल के अंदर देखेंगे कि टास्क ट्रैकर की मज़ीद रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, लाइफ साइकिल क्या है जॉब ट्रैकर का भी। अभी हम मज़ीद लाइफ साइकिल भी देखेंगे। अच्छा, अब हम आते हैं वेरी इम्पोर्टेंट क्रूशल जो इसमें कंपोनेंट है उसकी तरफ, जिसका नाम है सेकेंडरी नेम नोड। अच्छा,
जिस तरह मैंने इस लेक्चर के स्टार्ट में डिस्कस किया था कि नेम नोड सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर है। अगर नेम नोड क्रैश हो जाता है, बावजूद इसके कि ये एक अच्छी स्पेक्स की हमने मशीन लगाई है, इसकी बहुत अच्छी स्पेसिफिकेशन है, बहुत हाई रैम है, बहुत अच्छा जीपीयू लगा हुआ है, बहुत अच्छी सीपीयू लगा हुआ है, i13 है फॉर एग्जांपल, लेकिन इट्स पॉसिबल कि नेम नोड क्रैश हो जाए। अच्छा, अगर नेम नोड क्रैश हो जाए तो फिर हमने इसकी कोई रिकवरी नहीं रखी हुई, तो हम नेम नोड की जगह के लिए हम क्या करते हैं, एक सेकेंडरी नेम नोड भी रखते हैं, जो क्या होता है इसका बैकअप नोड नहीं होता। पहले ये आपने हमेशा याद रखना है कि सेकेंडरी नेम नोड इसका बैकअप नोड नहीं है, ये इसके चेक पॉइंट्स सेव करके रखता है। चेक पॉइंट सेव करने का क्या मतलब है, चलें जी चेक पॉइंट को हम ज़रा समझते हैं। चेक पॉइंट से क्या मुराद है। अगर आपने कभी अपने विंडोज़ के ऊपर जब आप इंस्टॉलेशन कर रहे होते हैं तो इसमें एक होता है क्रिएट चेक पॉइंट, क्रिएट ए रीस्टोर पॉइंट, ठीक है। ये बेसिकली क्या काम करता है कि अगर खुदा न खास्ता आपका सिस्टम क्रैश हो जाता है, ठीक है, इसमें वायरस आ जाता है, तो अगर आपने ये रिस्टोर पॉइंट क्रिएट करके रखा हुआ है तो वो क्या करेगा कि वो जब आपने ये रिस्टोर पॉइंट क्रिएट किया है, ठीक है, तो वो उस वक्त की स्टेट को सेव करके रख लेता है कि अगर कल को मेरा सिस्टम क्रैश होता है तो वो दोबारा मेरे सिस्टम को उस स्टेट पे ले जाता है जिस जगह पर मेरा सिस्टम बिल्कुल ठीक काम कर रहा था, ठीक है। तो वो पहले से चेक पॉइंट मैंने किसी जगह पे सेव रखा होगा, तभी वो वहाँ से रिकवर कर सकेगा, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ये क्रिएट करता हूँ एक चेक पॉइंट, मैं कह देता हूँ सेव स्टेट। ये सेव स्टेट थी जब मेरा ये वाला सिस्टम बिल्कुल ठीक काम कर रहा है, तो मैं क्या करता हूँ इसको क्रिएट कर देता हूँ और ये भी रीस्टोर पॉइंट क्रिएट हो रहा है। जस्ट मैं ये सिर्फ आप लोगों को एनोलॉजी दे रहा हूँ कि सेकेंडरी नेम नोड बेसिकली किस तरह काम करता है। और फिर मैं यहाँ पर जाकर क्या कर देता हूँ, रन, ठीक है, और rstrui.exe ये आप लिखेंगे और इसको ओके कर देंगे तो क्या होगा, यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे तो ये सेव स्टेट जो मैंने नाम लिखा था ये उसकी एक चेक पॉइंट क्रिएट कर देगा। तो नेक्स्ट टाइम, और ये इसने मेरा टाइम भी नोट कर लिया, डेट भी नोट कर लिया कि ये वो स्टेट थी इस टाइम पे जब मेरा सिस्टम बिल्कुल ठीक काम कर रहा था, और अगर कोई क्रैश आता है तो वो इसी पॉइंट, इसी स्टेट पर मुझे दोबारा ले आएगा और मेरा सिस्टम दोबारा उसी हालत में सही काम करना शुरू कर देगा। तो अगर आप ये वाली एनोलॉजी यहाँ पे मैप करें इसके अंदर सेकेंडरी नेम नोड के अंदर, तो सेकेंडरी नेम नोड के अंदर क्या होता है कि ये इसका कोई बैकअप नोड नहीं है कि उसका सारा डेटा भी उसके पास होता है, नहीं। ये सिर्फ क्या करता है कि ये जो सारी इंफॉर्मेशन होती है इसका एक जो चेक पॉइंट है वो इधर सेकेंडरी नेम नोड के ऊपर भी रखा जा रहा होता है, ठीक है। हम उसको भी मज़ीद डिस्कस करेंगे कि उसका भी एक आर्किटेक्चर हम डिस्कस करेंगे। तो जब ये नेम नोड डाउन होता है तो इन चेक पॉइंट से जो सेव वहाँ से ही दोबारा से ये नेम नोड अप हो जाता है और ये फिर नेम नोड बाकी सब डेटा नोड्स को भी बता देता है, नाउ आई एम अप, अपनी हार्ट बीट भी सबको भेज देता है। तो सेकेंडरी नेम नोड बेसिकली क्या काम करता है कि द सेकेंडरी नेम नोड वर्क अलोंग साइड द प्राइमरी नेम नोड एंड इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग पेरियोडिक चेक पॉइंट। वो हर 2-2 घंटे बाद अपना चेक पॉइंट क्रिएट कर रहा होता है, क्योंकि अगर मैंने एक दफ़ा चेक पॉइंट क्रिएट कर लिया और 2 साल बाद दोबारा चेक पॉइंट क्रिएट करूँ तो इस 2 साल के दौरान जो नया डेटा आया है तो उसका तो मेरे पास कोई ट्रैक नहीं होगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, पेरियोडिक हर 1-1 घंटे के बाद चेक पॉइंट्स क्रिएट करते रहते हैं और वो डेटा हमारे सेकेंडरी नेम नोड के ऊपर अपडेट होता रहता है। और जब अगर खुदा न खास्ता जो नेम नोड क्रैश होता है तो क्या होगा, वहाँ से ही दोबारा जो है रिकवरी हो जाती है। तो हम इसका भी आर्किटेक्चर डिस्कस करेंगे। इमर्जिंग द एडिट लॉग विद द एफएस इमेज। एफएस इमेज मीन फाइल सिस्टम इमेज। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नोट दैट सेकेंडरी नेम नोड इज़ नॉट ए बैकअप नोड। ये बैकअप नोड नहीं है, ये चेक पॉइंट, रिकवरी पॉइंट का या रीस्टोर पॉइंट इसको कहना चाहिए। सेकेंडरी नेम नोड क्या है, एक चेक पॉइंट सेव रखता है या रीस्टोर पॉइंट क्रिएट कर लेता है कि अगर नेम नोड क्रैश होता है तो इस पॉइंट से आपने दोबारा से नेम नोड को अप कर देना है। अच्छा, जिस तरह मैंने शुरू में डिस्कस किया था कि हम ट्रैकर के जो हैं लाइफ साइकिल को डिस्कस करेंगे, तो
हम पहले देखते हैं कि हर एक ट्रैकर जो हमने जॉब ट्रैकर है उसकी क्या क्या जो लाइफ साइकिल में वो कौन कौन से जो प्रोसेसेस हैं वो रन करता है, ठीक है। तो इसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। तो अगर हम जॉब ट्रैकर देखें तो जॉब ट्रैकर की जो सबसे पहली इसके ये 7 काम करता है अपने थ्रू आउट लाइफ साइकिल के अंदर। ये मैंने लाइफ साइकिल की टर्मिनोलॉजी खुद अपने से इंट्रोड्यूस करवाई है ताकि आप लोग ज़्यादा बेटर तरीके से अंडरस्टैंड कर लें। जिस तरह एक ह्यूमन का लाइफ साइकिल होता है कि वो क्या होता है, पैदा होता है, फिर वो एजुकेशन हासिल करता है, फिर जो जॉब हासिल करता है, फिर वो गेट मैरिड, और फिर वो जॉब पर और फिर अपने बच्चों में लग जाता है, और इस किस्म की जो एक्टिविटीज़ वो एक एवरेज ह्यूमन बीइंग जो है वो जो क्या कहते हैं कि एवरेज ह्यूमन बीइंग जो अपनी लाइफ के अंदर एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो उसी तरह एक जो जॉब ट्रैकर है उसकी लाइफ में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती हैं, वो अपनी थ्रू आउट लाइफ में कौन सी एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहा है वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है कि जो क्लाइंट है, जो यूज़र है, वो अपनी जॉब सबमिट करता है, वो रिसीव करता है जॉब। डेफिनेटली जॉब ट्रैकर एक जॉब रिसीव करेगा, डिटरमिन द इनपुट स्प्लिट, वो उसकी स्प्लिट्स को डिटरमिन करता है। फॉर एग्जांपल एक ब्लॉक का साइज़ 128 MB से ज़्यादा नहीं है, तो ये यूज़र नहीं बताएगा कि इसके कितने ब्लॉक्स बनने चाहिए, बल्कि वो खुद टोटल साइज़ देखेगा। अगर फॉर एग्जांपल 1 GB है और मैं कहता हूँ 128 MB का एक ब्लॉक साइज़ होता है, तो वो क्या होगा, 1 GB को मैं डिवाइड कर दूंगा किस पे, 1 GB को मैं मल्टीप्लाई करूँगा 1024 से, और 1024 MB को मैं 128 MB से डिवाइड, तो इतने नंबर ऑफ ब्लॉक्स बनेंगे या स्प्लिट्स बनेंगे, ठीक है। तो ये डिटरमिन करना कि कितनी स्प्लिट्स बनेंगी ये भी जॉब ट्रैकर का काम है। डेटा को डिवाइड करना 1 TB का, तो उतनी फॉर एग्जांपल 8192 स्प्लिट्स बनेंगी अगर उसको आप कैलकुलेट करें। तो स्केड्यूल दी टास्क अमंग दी टास्क ट्रैकर, जिस तरह हमने बात की थी कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम के तौर पे काम करता है, और कौन सी स्प्लिट किस डेटा नोड के ऊपर जाएगी ये भी जॉब ट्रैकर का काम है। रिसीव दी हार्ट बीट फ्रॉम दी टास्क ट्रैकर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम इस एग्जांपल को दोबारा देखें, तो अगर डेटा नोड ये क्रैश होता है तो इस नेम नोड को, ये जो जॉब ट्रैकर जो नेम नोड पे चल रहा होगा, उसको इसकी कोई हार्ट बीट नहीं मिल रही होगी कि जो ये हार्ट बीट जो भेजता रहता है डेटा नोड और ये रिसीव करता रहता है जॉब ट्रैकर। टास्क ट्रैकर अपनी हार्ट बीट, डेटा नोड अपनी हार्ट बीट नेम नोड को आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम 10-10 सेकंड के बाद भेजता रहता है। अगर 10 सेकंड के बाद उसको आउटपुट नहीं है, कोई हार्ट बीट नहीं मिली, तो इसका मतलब है कि जो नेम नोड है वो कहेगा कि ये डेटा नोड ये डेड हो गया। तो वो फिर वही उसी को किसी डेटा नोड पे जो जहाँ पे उसकी रेप्लिकेशन पड़ी होती है, क्योंकि इस नेम नोड के पास की सारी इन्फॉर्मेशन होगी कि इसके पास ये ब्लॉक्स है, तो वो वही ब्लॉक दूसरे डेटा नोड से रिकवर करके वहाँ पर उसको दोबारा से रिकवर कर लेगा। तो ये बेसिकली क्या जॉब ट्रैकर का एक और काम भी है कि वो जो टास्क ट्रैकर है या जो डेटा नोड के ऊपर टास्क ट्रैकर चल रहे हैं वहाँ से हार्ट बीट को भी रिसीव करना, ठीक है। मॉनिटरिंग ऑफ टास्क ट्रैकर के पास जो आउटपुट आ रही है उसको भी मॉनिटर करना कि ये इसने मैपर ने वो जो की वैल्यू पेयर जनरेट कर दी हैं या नहीं जनरेट किए। इसी तरह जॉब ट्रैकर कोऑर्डिनेट इन ट्रांसफरिंग मैप रिड्यूस्ड रिजल्ट्स, और इन रिजल्ट्स को ट्रांसफ़र करने में भी जॉब ट्रैकर अहम रोल अदा करता है। वो जो हमने देखा है अभी, जो मैपर की जो की वैल्यू की फॉर्म में आउटपुट आती है उसको रिड्यूसर को ट्रांसफ़र करना, और रिड्यूसर से फिर जो वो आउटपुट है उसको HDFS के ऊपर राइट करना, ये सब काम भी जॉब ट्रैकर ही कर रहा होता है। और इसी तरह जॉब ट्रैकर का और क्या काम है कि जब डेटा सारा रेप्लिकेट हो जाए, उससे मैपर रिड्यूसर की आउटपुट भी आ जाए, तो ये नोटिफाई करना यूज़र को कि आपका जो डेटा है वो राइट भी हो गया और आपकी फ़ाइनल आउटपुट भी आ गया। ये यूज़र को नोटिफाई करना भी किसका काम है, जॉब ट्रैकर का काम है। तो जॉब ट्रैकर क्योंकि इस पर TCP IP होता है, UDP प्रोटोकॉल नहीं चल रहा होता है, क्योंकि उस पर उसको जो हैंड शेक होता है वो भी करता है कि क्या मेरा डेटा उसको क्या कहते हैं कि मेरा डेटा वाकई सक्सेसफुली डिलीवर हो गया, उसको जो है एक्नॉलेजमेंट भी आ जाती है, क्योंकि ये TCP प्रोटोकॉल है पर काम ये पूरा आर्किटेक्चर कर रहा होता है।
अच्छा, इसी तरह टास्क ट्रैकर का क्या काम है? टास्क ट्रैकर का क्या काम है कि जॉब ट्रैकर से डेफिनेटली जी वो जॉब ट्रैकर से इसका काम है कि वो टास्क रिसीव करना, कि जो जॉब ट्रैकर मैपर का टास्क देता है तो वो उसको एग्जीक्यूट करना। लॉन्चेस दी JVM टू एग्जीक्यूट दी मैप रिड्यूस टास्क, डेफिनेटली मैप रिड्यूस टास्क को जो है वो रन करना। स्टोर आउटपुट लोकली, जो मैप रिड्यूस की आउटपुट, मैप रिड्यूस की जो की वैल्यू की फॉर्म में आउटपुट आ रही होती है वो लोकली अपनी हार्ड डिस्क के अंदर सेव करता है। ठीक है, जिस तरह ये मैंने आपको दिखाया था, इसकी हर एक डेटा नोड की जहाँ पे टास्क ट्रैकर रन कर रहा होता है वहाँ पे एक लोकल उसकी डिस्क भी मौजूद होती है, तो वहाँ पे ही अपने पास ही उसके जो रिजल्ट्स हैं वो नोट कर रहा होता है मैपर के। ठीक है, जिसको बाद में रिड्यूसर को दे के हम सम कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा, उप्स, और क्या करता है कि पीरियोडिकली सेंड हार्ट बीट टू दी जॉब ट्रैकर। तो टास्क ट्रैकर अपनी हार्ट बीट भी भेजता रहता है कि मैं लाइव हूँ, मैं काम कर रहा हूँ और मैं ये मैपर रन कर रहा हूँ। तो ये हर 10 सेकंड बाद या जितने भी सेकंड जो आपने यूज़र ने HDFS आर्किटेक्चर बिल्ड करते हुए जो आपने पैरामीटर्स दिए हैं उसके बिहाफ पे वो हार्ट बीट सेंड कर रहा होगा। अगर 10 सेकंड सेंड किए तो 10 सेकंड के बाद हार्ट बीट किसको जा रही होगी? जॉब ट्रैकर या नेम नोड को जा रही होगी। ठीक है, फिर उसके बाद शफलिंग होती है, सॉर्टिंग होती है और रिड्यूसिंग होती है। ये शफलिंग, सॉर्टिंग और रिड्यूसिंग हम जब कल मैप रिड्यूसिंग का टॉपिक पढ़ रहे होंगे उसके अंदर हम ये डिस्कस करेंगे। तो जॉब ट्रैकर का क्या काम है? जॉब ट्रैकर रिसीव दी जॉब, डिटरमिन द इनपुट स्प्लिट, स्केड्यूल टास्क अमंग द टास्क ट्रैकर, रिसीव द हार्ट बीट, मॉनिटरिंग द टास्क जॉब, और ये कोऑर्डिनेट भी करता है और नोटिफाई कर देता है यूज़र को। इसी तरह जो टास्क ट्रैकर है वो भी ये हमने जिस तरह स्टोर द आउटपुट लोकली, पीरियोडिकली सेंड द हार्ट बीट और शफलिंग, सॉर्टिंग और रिड्यूसिंग का काम ये टास्क ट्रैकर काम कर रहा होता है। अब हम आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ की तरफ, और वो है सेकेंडरी नेम नोड। उसका लाइफ साइकिल क्या है? तो हमने जिस तरह शुरू में डिस्कस किया था कि उसके लाइफ साइकिल में जो है ये दो चीज़ें हो रही होती हैं। एक क्या काम कर रहा होता है? चेक पॉइंट स्टोर कर रहा होता है, रीस्टोर पॉइंट आफ्टर इक्वल इंटरवल के बाद उसको स्टोर कर रहा होता है, और इंश्योर दैट द नेम नोड्स मेमोरी फुटप्रिंट रिमेन मैनेजेबल बाय रेगुलरली अपडेटिंग क्लीन अप। और इसका ये क्या काम है कि चेक पॉइंट को वो दोबारा जो FS इमेज है, फाइल सिस्टम इमेज है, उसको अपडेट भी करना, और उसको अगर चेक पॉइंट सेव हो गया है तो जो पुराने पॉइंट्स हैं उसको डिलीट करना, उसको भी क्लीन करते रहना। इसका हम ज़रा आर्किटेक्चर देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, बल्कि इसके ऊपर आने से पहले यहाँ पे FS इमेज, फॉर एग्जांपल मैंने HDFS का क्लस्टर रन किया, डेटा नोड रन हो गया, नेम नोड रन हो गया, क्लाइंट ने जॉब सबमिट की, तो एक FS इमेज होता है नेम नोड के ऊपर पड़ा हुआ होता है, उसके अंदर एक फ़ाइल सिस्टम इमेज होता है, उसके अंदर ये जो सारी इन्फॉर्मेशन होती है, जो मेटा डेटा होता है सारे डेटा का, ब्लॉक आईडी, प्रोसेस आईडी वगैरह, वो सारी इस FS इमेज के अंदर रखी गई होती है। ठीक है, मींस के जो डेटा नेम नोड है वो उसके पास जो डेटा किस जगह पे स्टोर हो रहा होता है? FS इमेज के अंदर। अगर उसके अंदर कोई एडिट्स वगैरह किए हैं यूज़र ने तो वो कहाँ पे स्टोर हो रहा है? इस लॉग्स वाली फाइल में। तो ये FS इमेज और ये जो उसके अंदर अपडेट्स हुई हैं, ठीक है, उस डेटा के अंदर अपडेट्स हुई हैं, वो सारी उन दोनों को आप कंबाइन करके एक चेक पॉइंट बना लेते हैं। लेकिन चेक पॉइंट हम किस तरह बनाएंगे? चेक पॉइंट के लिए कोई ट्रिगर होना चाहिए कि उसका, जिस तरह मैंने यहाँ पे अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर खुद जो है मैंने रीस्टोर पॉइंट खुद किया था। तो इसमें क्या होता है कि ये जो चेक पॉइंट है उस पर हम कोई पैरामीटर सेट कर लेते हैं कि अगर इस FS इमेज का साइज़ 1 GB हो जाए, ठीक है, या मैं ये कहता हूँ कि या 1 घंटा हो गया अगर क्लस्टर को चलते हुए, ठीक है, इन दो पैरामीटर, या 1 घंटा हो गया क्लस्टर को चलते हुए, या मेरी इस FS इमेज का जो साइज़ है वो 1 GB हो गया, कोई भी चीज़ अगर पहले हो जाती है, ठीक है, तो वो क्या करे, उसका जो चेक पॉइंट है वो क्रिएट कर दे और इस सारी चीज़ की रेप्लिकेशन क्रिएट कर दे। कहाँ पे? सेकेंडरी नेम नोड के ऊपर, ठीक है। तो ये एक न्यू FS इमेज बन जाएगा। जब ये चेक पॉइंट न्यू FS इमेज फाइल सिस्टम इमेज बन जाएगा तो ये जो पुराना वाला फाइल सिस्टम इमेज है इसको क्या कर देंगे? आप डिलीट कर देंगे। तो ये जो डिलीशन का काम है, पुराना जो ये जो FS इमेज पड़ा हुआ है और जो लॉग्स हैं इसको जो डिलीट करने का काम भी क्या है? सेकेंडरी नेम नोड का ही है।
तो अगर जब 2 AM हो जाते हैं, फॉर एग्जांपल रात के वक्त हमने रखे हैं चेक पॉइंट्स के, चेक पॉइंट क्रिएट करता है, तो जब 2 AM होगा तो इस 1 घंटे के दौरान जितना डेटा अगर उसने नया डेटा यूज़र ने पुट किया है तो उसका जो नया FS इमेज और उसके अंदर जो भी एडिटिंग वगैरह हुई है वो इन दोनों को कंबाइन करके न्यू FS इमेज, इसको ज़्यादा अच्छे तरीके से हम यूँ समझ लेते हैं कि यूज़र आया, उसने एक नई डायरेक्टरी बना ली। नई डायरेक्टरी का मतलब कि उसने एक नया टेबल बना लिया। हम जब HDFS के ऊपर बात कर रहे होते हैं तो हम वहाँ पे डायरेक्टरीज बेसिकली टेबल्स ही होते हैं। हाइव के अंदर जब चीज़ें डिस्कस कर रहे होते हैं तो उसके अंदर हम डायरेक्टरीज को टेबल ही कहते हैं। तो हम वो एक नया टेबल क्रिएट किया नेम नोड, तो वही जो नया टेबल है वो यहाँ पर एडिट लॉग्स के अंदर भी सेव हो जाते हैं। तो ये जिस तरह, तो ये जो लॉग है इसके अंदर भी अपडेट हो जाएगी, ठीक है। तो ये FS इमेज और ये लॉग्स आपस में कंबाइन करके क्या बना देते हैं, न्यू FS इमेज, ठीक है। तो अब अगर हम यहाँ पे देखें इसको, तो ये सबसे पहले क्या होता है कि एडिट अगर कोई हुई हैं चीज़ें हैं तो ये FS इमेज एक चेक पॉइंट क्रिएट होता है और उसको कॉपी कर देते हैं हम किसमें, सेकेंडरी नेम नोड के ऊपर, ठीक है। और कौन ये कॉपी करता है, जब वो पैरामीटर मीट हो जाते हैं, चेक पॉइंट के पैरामीटर मीट हो जाते हैं। 1 AM हो गया या 1 घंटा हो गया चलते हुए, या इसका FS इमेज का 1 GB का साइज़ हो गया, ठीक है। तो तब ये कॉपी की कमांड चलेगी और ये ट्रिगर होगा, ठीक है। ये कॉपी की कमांड ऑटोमेटिकली चलेगी लेकिन उसको कोई ट्रिगर हम देंगे। तो वो ट्रिगर कौन सा, ये कि या तो FS इमेज का साइज़ 1 GB हो जाए या उस टाइम 1 घंटा हो गया, ठीक है। तो ये कॉपी हो जाएगा सेकेंडरी नेम नोड के ऊपर और ये जो पुराने FS इमेज हैं ये डिलीट हो जाएंगे और ये दोनों FS इमेज और पुराने एडिट लॉग ये मर्ज होंगे, नया FS इमेज बनेगा और ये FS इमेज दोबारा कॉपी हो जाएगा यहाँ पे और इसके अंदर दोबारा से एडिट्स शुरू हो जाएंगी और इसको दोबारा से कॉपी कर दिया जाएगा। जब दोबारा चेक पॉइंट का टाइम आएगा तो दोबारा यहाँ पे कॉपी हो जाएगा। और अगर अब ये नेम नोड क्रैश होता है, ये अगर नेम नोड क्रैश होगा तो अब इसके पास, सेकेंडरी नेम नोड के पास सारी इंफॉर्मेशन मौजूद है जहाँ से इसको हम दोबारा से क्रिएट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसके पास FS इमेज का लेटेस्ट एडिट लॉग्स और वो सब पड़े हुए हैं। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो बस यहाँ तक ही कि हमने जिस तरह ये देखा कि इसमें आज हमने क्या डिस्कस किया कि जॉब ट्रैकर के बारे में पढ़ा, टास्क ट्रैकर्स के बारे में पढ़ा और हमने नेम नोड के बारे में देखा कि किस तरह FS इमेज और इसके अंदर जो एडिट लॉग्स हैं वो किस तरह रेप्लिकेट होते हैं सेकेंडरी नेम नोड में और अगर ये डाउन हो जाए तो उसको किस तरह रिकवर किया जाता है। हमने जॉब ट्रैकर को देखा, जॉब ट्रैकर बिल्कुल ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह ही काम कर रहा होता है और जॉब ट्रैकर कहाँ पे चल रहा होता है, नेम नोड के ऊपर चल रहा होता है। और टास्क ट्रैकर जो है वो डेटा नोड के ऊपर चल रहा होता है। जितने मैपर रिड्यूसर की जॉब्स हैं वो यहाँ पर से चल रही होती हैं और वो मैपर का जो कोड है वो भी डेटा नोड के ऊपर पड़ा होता है। तो कोड्स बेसिकली यहाँ पे डेटा नोड्स पे रन हो रहे होते हैं और उसकी जो आउटपुट होती है वो भी लोकली डिस्क के ऊपर सेव की जा रही होती है। अच्छा, आज का ये लेक्चर इतना ही। कल जब हम इसका जो कल के लेक्चर के अंदर हम जो चीज़ देख रहे होंगे वो हम अब प्रोसेसिंग देख रहे होंगे, किस तरह बेसिकली ये जो मैप रिड्यूस की जॉब है वो किस तरह रन कर रही होती है। इसको बिल्कुल ऐसे ही समझें जिस तरह एक जो कंप्यूटर है उसके अंदर 2 पार्ट होते हैं। एक हार्ड डिस्क का पार्ट होता है जिसके अंदर आप डेटा सेव कर रहे होते हैं और एक जो है प्रोसेसिंग का पार्ट होता है जिसमें CPU, रैम वगैरह और ये सब चीज़ें आ रही होती हैं। तो हमने अभी तक जो कवर किया वो सिर्फ स्टोरेज का पार्ट कवर किया है कि बेसिकली डेटा स्टोर कैसे होता है जो कि HDFS का पार्ट था। जो प्रोसेसिंग है वो मैप रिड्यूस का काम है। तो मैप रिड्यूसर बिल्कुल हमारे CPU, रैम की तरह है, ठीक है, कि वो जो प्रोसेसिंग का जो काम है क्लस्टर के ऊपर, जो प्रोसेसिंग रिजल्ट्स को एनालाइज और उसमें प्रोसेस और एग्रीगेट्स कर रहा होगा वो मैप रिड्यूस कर रहा होगा। और वो मैप रिड्यूस किस तरह डेटा को फिर HDFS पे राइट करता है उसकी सब जो हैंड्स ऑन कैलकुलेशंस हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देख रहे होंगे। तो आज का लेक्चर इतना ही। अब हम आते हैं अपने लाइफ लेसन की तरफ कि आज का हमारा लाइफ लेसन क्या है। तो ये जो बॉब प्रॉक्टर हैं, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन और उसके ऊपर इनका बहुत ज़्यादा काम है और ये बहुत ज़्यादा मोटिवेशन लेक्चर भी देते रहे हैं। तो हम इसको सुनते हैं। ये जस्ट 15 to 20 सेकंड्स की वीडियो है। If a person would sit down and let their body relax, totally relax, okay, and then start to visualize in their mind
see themselves the way they want to see themselves. See how you'd like to live your life. See yourself living it that way. Take that picture and describe it. Write it out in the present tense. I am so happy now that I see myself, and write it out. Start to read it and read it and read it and read it every day. Carry it around and keep reading it. The one point that all the great teachers all down through history have all agreed on, they've been in complete unanimous agreement on it, we become what we think about. A lot of people will laugh at this and say, that doesn't make any sense. Now, it may be fantasy at first, it might even appear to us as being a lie. But if you read it often enough, you'll start to believe it. So our thoughts control our actions. Our thoughts control our feelings. Okay. Our feelings control our actions. If a person would sit down, सो दिस इज़ द बॉब प्रॉक्टर। उनका बेसिकली कहने का क्या मकसद है कि अगर आप किसी भी चीज़ को अपनी लाइफ के अंदर अचीव करना चाह रहे हैं तो सिर्फ उसके बारे में आप बात करना शुरू कर दें, उसको अपनी प्रेजेंट टेंस के अंदर यूज़ करना शुरू कर दें कि जैसे वो चीज़ आपको अचीव हो चुकी है, तो वो चीज़ वाकई आपकी लाइफ का पार्ट बन जाती है। जस्ट इफ़ यू टॉक अबाउट और उसकी अट्रैक्शंस को लाइव अपने माइंड के अंदर विजुलाइज करना शुरू कर देते हैं। तो आज का लेक्चर बस इतना ही, और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम ऐप प्रोड्यूस की कैलकुलेशंस के लिहाज से आएंगे, उसको कैलकुलेट करेंगे, हैंड से कैलकुलेट करना सीखेंगे, और फिर हम क्या करेंगे कि इसकी प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन जो हडूप के क्लस्टर्स के ऊपर जो हमने इसकी प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन देखनी है उसको देखेंगे। आज का लेक्चर इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।